हेलो। हाँ सर, आ रहा है आवाज। स्क्रीन विजिबल है? हाँ सर, फोटोग्राफी। ओके, जस्ट 1 मिनट। विजिबल है स्क्रीन आप? हाँ सर। ओके, गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट्स, ऑल पार्टिसिपेंट्स. गुड आफ्टरनून सर। Still someone is waiting to join. Okay, just 1 minute. Give me 1 minute time. तुम लोग का इस बार माइनर प्रोजेक्ट भी है ना एक? सर पता नहीं क्या है क्या इस नहीं है। सेमेस्टर में सिलेबस तो देखा होगा ना? एक प्रोजेक्ट 1 करके होंगे और नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रोजेक्ट 2 होगा। तो प्रोजेक्ट 1 के लिए भी सब प्रोजेक्ट सर आप ही ने बताइएगा कौन प्रोजेक्ट करना हाँ, है तो करने के तुम लिए। लोग को अपने तरफ से या तो ग्रुप मैं एक फॉर्म शेयर करूँगा, उसमें प्रोजेक्ट का टॉपिक तुम लोग खुद डिसाइड करोगे माइनर प्रोजेक्ट के लिए। और एक ग्रुप में या सब तो 4 या 5 का मैक्सिमम ग्रुप होगा, तो सबको एक सब ग्रुपिंग। ऑप्शन दीजिएगा ना, कौन कौन सब प्रोजेक्ट क्या क्या रहेगा आप दीजिए ना उसका ऑप्शन। नहीं, ये डिपेंड करता है स्टूडेंट के चॉइस पे, ये किस फील्ड में काम करना चाहता है स्टूडेंट पे, और कौन कौन से गाइड उसको चाहिए वो भी डिपेंड करता है। स्टूडेंट चॉइस डाल सकते हैं, अवेलेबल होंगे वो कि नहीं होंगे, ये चीज़ बाद की बात होगी। लेकिन तो पिछले बार सर हम लोग क्लास जैसे पिछले बार जो फाइनल ईयर में थे तो उस सब का क्लास नहीं हुआ था गेट किसका? के प्रिपरेशन के लिए। सर पिछले बार इस बार भी 2019 गेट में का सर। क्लास होगा। सर मिंटू सर तो हम लोग इन्फॉर्मेशन दिए है ना? सर हम लोग सर क्लास नहीं लिए ज्यादा, बस हम लोग गेट प्रिपरेशन करने के तो लिए। क्लास नहीं हुआ था ये बोल रहे हो? अब इसका मैं तो श्योरिटी बोले नहीं दे सकता हूँ क्लास, इसलिए कि क्लास तो होगा ऑनलाइन मोड में है। तो यहाँ पे डेटा जो है ना, तुम लोग का जो भी क्लास होता है उसका सब कुछ रिकॉर्डिंग A to Z, ये इस क्लास की भी रिकॉर्डिंग, अभी मैं एक वर्ड भी बोल रहा हूँ तो वो भी रिकॉर्ड हो रहा है, और वो अपलोड होते हैं DST साइट पे। अगर तुम लोग क्लास नहीं कर सकते हो तो अटेंडेंस पिछले बार जैसे हैम्पर। हुआ पिछले बार जैसे हुआ था ना क्लास, मतलब गेट के लिए जो मतलब गेट वाले के लिए गेट का ओके, प्रिपरेशन करने दैट वाला इज क्लास दैट चल इज रहा था। ऑफलाइन, दैट वाज ऑफलाइन मोड।
हाँ सर। Right now we are in online mode, so we have to conduct class. अच्छा। We have no any other option. Every week, not every week, every day we have to report DST or DST Bihar and और uploading videos and whatever recorded. So coming to the cryptography, we will discuss today, try to discuss today the OSI security architecture, security goals, cryptography attacks, security services and security mechanism. सिलेबस सभी को पता है, आई होप। ऐसे बताएं। नहीं है पता तो मेरे पास सिलेबस है, यहाँ पे देख सकते हो क्रिप्टोग्राफी। देयर आर 5 मॉड्यूल। फर्स्ट मॉड्यूल हैव 4 लेक्चर, सेकेंड मॉड्यूल हैव 15, थर्ड मॉड्यूल हैव 12 lecture and fourth and fifth have 6 lectures. A reference book is Cryptography and Network Security by William Stelling, Pearson Education. ये टेक्स्ट बुक हो गया तुम्हारा। रेफरेंस बुक में और सब भी है, लेकिन मैं एक तो विलियम स्टेलिंग, इसके अलावा जो मैं सजेस्ट करूँगा एक फ्रोजन की बुक आती है, बेहरोस ए फ्रोजन एंड दीप मुखोपाध्याय का बुक आती है क्रिप्टोग्राफी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी। ये मेरे पास ये है, और लाइब्रेरी से मैं क्रिप्टोग्राफी एंड ये नेटवर्क सिक्योरिटी बाय विलियम स्टेलिंग ये मेरे पास है, तो मैं इसी दोनों बुक को रेफर करूंगा। उसके अलावा किसी भी बुक से पढ़ सकते हो, आई हैव नो इशू। सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होंगे आज के क्लास में, जैसे कि फर्स्ट इंट्रोडक्शन में 4 लेक्चर है, तो माइट भी 2 लेक्चर और या जितना भी हो सके उतना ख़त्म हो जाए तो हो जाए, नहीं 4 लेक्चर तो जाएंगे। उसके अलावा जो सिमेट्रिक साइफर का जो है मॉड्यूल 2 है, उसके बारे में देखेंगे जितना भी। आज मेनली नेटवर्क सिक्योरिटी और सिक्योरिटी अटैक सर्विसेज क्या है, इसी सब पे फोकस होंगे जो हम लोग का मॉड्यूल में। लेटर वी विल डिस्कस समथिंग दैट इज इन नेक्स्ट मॉड्यूल। और जैसे जैसे अगर क्लास समय पे, टोटल लेक्चर फॉर दिस सब्जेक्ट इज 43, आई होप। काउंट करके देख लो, 15, 15, 12, 27 और 31 एंड 12, 43। तो मैं कोशिश करूँगा जो पूरा बुक कवर करूँ ऑन द टाइम। Coming to the our next slide. Hello. Latecomers will not allow after 2 days, because we will allow only 5-minute delay, because it hampers the flow of study or teaching. So try to join on time. वेलकम टू इंफॉर्मेशन एज। क्रिप्टोग्राफी की ज़रूरत क्यों पड़ी, या बिफोर अगर हम लोग बात करें, क्रिप्टोग्राफी की ज़रूरत अभी पड़ रही, पहले ज़रूरत थी लेकिन दूसरे तरीके से। तो इसके लिए मैं एक टर्म लिखा हूँ, बिफोर इंफॉर्मेशन एज। इंफॉर्मेशन एज कहने का मतलब होता है जब हम लोग जो है कोई भी डेटा ऑनलाइन मोड में या कंप्यूटर के फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में सेव नहीं करते थे। द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय, पहले जितना भी, ऐसा तो नहीं है ये क्रिप्टोग्राफी मान के चलो 70s या 80s के बाद इंट्रोड्यूस हुआ है।
उससे पहले डिजिटल इंफॉर्मेशन थी, लेकिन सिक्योरिटी ज़्यादातर जो है ऑफलाइन मोड में काम होता था। द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन वाज स्टोर्ड ऑन फिजिकल फाइल। द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ फाइल was achieved by restricting the access to a few authorized person और ट्रस्टेड पीपल। हम लोग के अभी भी कॉलेज में या बिहार सरकार में बहुत सारा ऐसा ऑफिशियल होते हैं जो मैक्सिमम डॉक्यूमेंट फाइल में मेंटेन करते हैं, रजिस्टर में मेंटेन करते हैं। पता है कि नहीं पता है? सर फिर बाढ़ आता है फिर पूरा एकदम खत्म हो जाता है। हाँ, तो अभी लॉकडाउन से पहले बहुत सारा काम मैक्सिमम जो है डेटा, इवन अभी जमीनरी के काम कागजात जो है जमीन कोई लैंड खरीदना, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम होता है, ऑफलाइन मोड में ही करते हैं। तो ये सब डेटा जो पहले था फिजिकली, लेकिन उस डेटा को एक्सेस करने का अधिकार कुछ ही पीपल को होता था, फ्यू ऑथोराइज्ड पीपल और ट्रस्टेड पीपल, और उसमें भी कुछ को ही अधिक ये था जो कोई फाइल को चेंज कर सके। और अवेलेबल कैसे होगा? तो कोई ना कोई एक पर्सन 24/7 उसमें या बोल सकते हो ऑफिस टाइम में अलाउ होता था, जो एक पर्सन को रखा जाता था ताकि वो प्रोवाइड करे जो कौन फाइल को एक्सेस करने जा रहा है, कौन नहीं करने जा रहा है, कब कितने टाइम के लिए अवेलेबल होंगे, नहीं होंगे। ये सब थी बात जब हम लोग का कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन ऑफलाइन मोड में काम करती थी तब। लेकिन वहाँ भी उस समय भी तो हम लोग को कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना होता था। इंटीग्रिटी में चेंजिंग कोई भी डेटा चेंज ना हो। किसी के एंड से कुछ आवाज आ रही थी तो ट्राई टू म्यूट योर सेल्फ। अभी जो है हम लोग का उस समय भी मेंटेन होता था कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। सेम चीज़ जब हम लोग इंफॉर्मेशन एज में आते हैं, डेटा जब हम लोग का ऑनलाइन मोड में है या सिस्टम टू सिस्टम ट्रांसफ़र करते हैं, सेम चीज़ मेंटेन करना है, लेकिन कैसे करना है ये चीज़ देखना। Information age. Now we are living in information age. We need to keep information about every aspects of our life. In other words, information is an asset, a value. Information like as an asset has a value like any other asset. जैसे हम लोग के घर में कुछ भी एसेट होते हैं, लाइक कोई गोल्ड रखे हैं या कोई यूटेंसिल है या ग्रेन है, सब कुछ का क्या है, कुछ ना कुछ वैल्यू है। एवरीथिंग इज लाइक ए एसेट, उसका कुछ वैल्यू है। हम लोग ग्रेन का वैल्यू समझते हैं, हम लोग अगर ग्रेन को सिक्योर करके नहीं रखेंगे तो आगे खाएंगे क्या, ये भी हो सकता है, या आगे जो है कॉस्टलियर वे में हमको खरीदना पड़ेगा। तो इसी तरह से या गोल्ड है तो गोल्ड जो है डे बाय डे उसका कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है तो उससे बेनिफिट है। जब इस तरह के एसेट को हम लोग सिक्योर कर सकते हैं, तो सेम तरह से अभी जितना भी इंफॉर्मेशन होता है, ईच एंड एवरीथिंग, हमारी लाइफ का जो भी एसोसिएट है हमारी लाइफ से, सब कुछ मेरे लिए एसोसिएट ये इंफॉर्मेशन है, डिजिटल फॉर्म में डेटा है वो, जो कि हमें सिक्योर करना है। जिसको टू बी सिक्योर, इंफॉर्मेशन नीड टू बी हिडन फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस। अनऑथराइज एक्सेस कहने का मतलब होता है अगर तुम्हारा हम लोग का जो अगर कोई इन्फॉर्मेशन, इवन मोबाइल नंबर हम लोग का अगर कहीं पे भी पब्लिकली हो जाता है तो दिन भर 100 तरह के अनवांटेड मैसेज आता है कि नहीं आता है तुम लोग को मोबाइल में, जिसको हम नहीं भी जानते हैं उसका भी मैसेज आ जाता है। कभी मैक्स बुपा से जो इंश्योरेंस करा लीजिए, हेल्थ इंश्योरेंस, कभी LIC, कभी कुछ, कभी दूसरे कंपनी से जो क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, कभी ये अकाउंट खुलवा लीजिए। इस तरह के इन्फॉर्मेशन आते हैं क्या, नहीं आते हैं? ये क्यों होता है? हम लोग का मोबाइल नंबर जो है उसको कहीं न कहीं से
अनऑथराइज तरीके से वो उस डेटा को वो एक्सेस कर रहा है। अदरवाइज हम तो सभी को प्रोवाइड नहीं किए हैं जो नहीं मेरा मोबाइल नंबर ये है। सपोज डेट मेरा मोबाइल नंबर तो कॉलेज के साइट पे है, लेकिन हर एक ईच एंड एवरी का तो नहीं होता है। तो ये या तो कुछ कंपनी ऐसा करती है जो डेटा सेल करती है। अभी हाल फिलहाल में हम लोग को चाइना के बहुत सारे ऐप को बैन किया है इंडिया गवर्नमेंट। क्यों? उसमें जो है बहुत सारे डेटा जो है, जो भी हम लोग पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करते थे, चाहे किस तरह के हम लोग शेयर तो करते थे पर्सनल इंफॉर्मेशन, लेकिन तुम्हारा बहुत कुछ डेटा उससे वो चाइना को भेजते थे। जो चीज़ हम लोग इंडिया में, इंडिया इज ए डाइवर्स, इंडिया हैव डाइवर्सिटी। बिहार में हम लोग को साड़ी का प्रचलन बहुत है, अदर स्टेट में कहीं पे साड़ी का प्रचलन नहीं है, लेकिन सेम चीज़ जो है लोकेशन वाइज जियोग्राफिकली चाइना जो है वो देखते हैं किस लोकेशन पे क्या किस चीज़ की डिमांड है, उसी तरह के वो सामान बना के वहाँ पे वो मार्केटिंग करते हैं। इस तरह का चीज़ जो है इंफॉर्मेशन तुम्हारे पर सिर्फ हम लोग पर्सनल डेटा उसके ऐप में स्टोर करते हैं, लेकिन उस तरह का डेटा एनालिसिस करके वो डेटा फाइंड करते हैं। इस तरह से वो इंफॉर्मेशन लीक करते हैं। इसलिए बहुत सारे ऐप को बैन किए हैं। फ्यूचर में हो सकता है और भी ऐप बैन हो या नहीं भी हो। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत? नहीं सर, ठीक है। जहाँ पे भी दिक्कत आ सके तो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। अगर किसी को हिचकिचाहट है क्वेश्चन पूछने में तो पर्सनली व्हाट्सअप भी कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। लेकिन एक बात, अपने देश के प्रथम राष्ट्रपति बिहार से जो थे राजेंद्र प्रसाद, वो बोले हैं लोग क्या कहेंगे ये चीज़ भूल जाओ, तो तुमको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोकेंगे। तो ये चीज़ ध्यान में रखना, जो तुम क्वेश्चन पूछोगे तो ये कोई दूसरा क्या सोचते हैं ये चीज़ भूल जाओ। प्रॉब्लम हमें है, हमें सॉल्व करना है, हमें उसका उपाय ढूंढनी है, ना कि दूसरा कोई आके मुझे बताएंगे इसका सॉल्यूशन क्या होगा। या दूसरा किसी को खराब लगे तो लगे, जिसको जो क्वेश्चन पूछना है पूछ सकते हो। तो विद इन जो है लगभग 20 to 30 ईयर्स में बहुत सारे मतलब इलेक्ट्रॉनिक डेटा जो है हम लोग बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक वे में डेटा को स्टोर बहुत कर रहे हैं। With the advent of computer, information storage become electronic. Instead of being stored on physical media, it was stored in computer. और पहले तो कुछ अगर 20 इयर्स बैक की बात करें तो इंफॉर्मेशन जो है सिर्फ एक सिस्टम में स्टोर करते थे। अभी ये हालत है क्लाउड कंप्यूटिंग आने के बाद, क्लाउड स्टोरेज आने के बाद, जो भी डेटा है हम लोग क्लाउड पे स्टोर करते हैं, ना कि इंडिविजुअल सिस्टम में। बहुत सारे डेटा हम लोग अभी भी करता ही होगा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्लाउड में। इवन मेल जो हम लोग करते हैं, चाहे इवन हम जो गूगल क्लासरूम बनाए, टोटल डेटा क्लाउड स्टोरेज में स्टोर होता है। यहाँ पे भी हम लोग को कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी मेंटेन करना है। कॉन्फिडेंशियलिटी कहने का मतलब है, जो मैं अभी जो है आज ही मैं क्लास सभी को लिंक भेजा हूँ कि नहीं भेजा हूँ क्लास अटेंड करने का। लिंक तो किसी और के पास भी गया होगा, लेकिन कॉन्फिडेंशियलिटी यहाँ पे मेंटेन मैं कर रहा हूँ। जो जिसको मैं एक्सेस दे रहा हूँ सिर्फ वही क्लास अटेंड कर पाएंगे, जिसको मैं यहाँ पे नहीं दूंगा वो नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन है। दूसरा देखते हैं इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब होता है प्रोटेक्टेड फ्रॉम अनऑथराइज चेंज। मीन्स अभी जैसे स्क्रीन शेयर है, मेरे पास राइट है जो मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ, तुम लोग के पास अभी राइट्स नहीं दिया हूँ, नहीं कर सकते हो। या जूम मीटिंग में कभी जिस तरह का भी मीटिंग होता है, क्या होता है, मैं किसी को जूम मीटिंग में किसी को मैं म्यूट कर सकता हूँ, किसी को स्क्रीन शेयर करने का परमिशन दे सकता हूँ, है कि नहीं है? ये चीज होता है ऑथोराइजेशन, मीन्स इंटीग्रिटी मेंटेन करना है। अवेलेबिलिटी का मतलब होता है
कोई भी डेटा अवेलेबल हो जब हमें जरूरत हो, अवेलेबल टू द ऑथोराइज एंटिटी मीन्स ऑथोराइज पर्सन को अवेलेबल हो, ऐसा नहीं जो अनऑथोराइज। अगर कॉलेज में, ठीक है फिर कभी मिलिए, 1 मिनट 1 मिनट, फिर कभी मिलते हैं, क्लास अभी ले रहे हैं। ओके नमस्कार, आइए कभी फिर मिलने। ओके हाँ तो एक ठीक दिन है, तुम की जाएंगे। हाल चाल है? हेलो, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। कोई बात नहीं सर। कॉलेज का कुछ इन्फॉर्मेशन अभी हाल फिलहाल में तुम लोग का सभी को इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए बोला गया था कि इंटर्नशाला का जो कोई कोर्स किया है सब कोई अपना अपना डेटा अवेलेबल कराए, हाँ कराए सर। हो? यस सर। वो डेटा तुम लोग देख सकते हो क्या, दूसरे का डेटा कौन कौन जमा किया है, किस क्या क्या चीज जमा किया है? नहीं, बिल्कुल नहीं देखेंगे। अवेलेबल तुम्हारे लिए नहीं होगा, लेकिन जो फैकल्टी है, चाहे मैं चाहूँ चाहे और कोई भी फैकल्टी है, तो उसके लिए जब चाहे वो अवेलेबल है। जिसको परमिशन तो मीन्स यस। ऑथराइज पीपल को ही एक्सेस मिला हुआ है। हमें जब जरूरत होगी उस डेटा को, मीन्स जब हमें जरूरत होगी जो तुम्हारा आज क्लियर करना है, तो उस डेटा को क्लियर करने के लिए हमको उसको एक्सेस करना होगा। मीन्स जब हमें ज़रूरत है तब हम उसको अवेलेबल हो मेरे लिए, इसको अवेलेबिलिटी बोलते हैं। सपोज डेट रात के 12 बजे कभी तुम ट्रेन का टिकट IRCTC पोर्टल यूज करते हो नेक्स्ट जनरेशन टिकट बुकिंग के लिए? हाँ सर। रात के 12 बजे कभी ट्राई करना, वो इन्फॉर्मेशन कुछ भी प्रोवाइड नहीं करते हैं साइट, कुछ नहीं है सर। मेंटेनेंस में रहता सर 15 मिनट के लिए, मेंटेनेंस में रहता 12 है। से 12। हाँ वो अलग यस बात है, सर। इन्फॉर्मेशन दे देता है, लेकिन उस समय तो अवेलेबिलिटी नहीं है। ज़रूरत है हमें 12 बजे नहीं। रात में हमको टिकट बुकिंग की, लेकिन वहाँ तो अवेलेबिलिटी नहीं है। तो ये नहीं। चीज़ भी मेंटेन किया जाता है, मैक्सिमम टाइम्स 24/7 अवेलेबल हो। लेकिन वो तो हम लोग का ऑथराइज ऑलरेडी पब्लिक को बता के ये किया जाता है जो उस समय मेंटेनेंस है हाफ एन आवर के लिए, वो अलग है इन्फॉर्मेशन दे के करना। तो ये अवेलेबिलिटी शो करती है कितना टाइम के लिए अवेलेबल है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है इंटरनेशनल बॉडी जो डिफाइन करते हैं किसी भी डेटा को, या इंटरनेशनल कम्युनिटी है जो डिफाइन करते हैं किस तरह के डेटा पे किस तरह का सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, सिक्योरिटी या किस तरह के इंक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन या किस तरह का मैकेनिज्म प्रोवाइड करेंगे। इस तरह के कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंड सॉरी कुछ मिसप्रिंटिंग है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी निस्ट, यहाँ डिलीट नहीं होगा, निस्ट करके है तो वो नेशनल इंस्टीट्यूट है। सेकेंड है तुम्हारा इंटरनेट सोसाइटी, इंटरनेट IETF इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स एंड इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड। और थर्ड है तुम्हारा इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन एंड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन यूनिट सेक्टर ITUAT, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ISO। इससे पहले सेमेस्टर में आए हो, हमें लगता है कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ाया गया था ना? यस सर। उसमें से कंप्यूटर नेटवर्क का 7 लेयर जो है इंटर OSI ISO OSI लिखते हैं, यही लिखते हैं ना, मीन्स यस सर। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इससे अप्रूव्ड है वो, उसको अप्रूव 7 लेयर में ही करना है। ये चीज इंटरनेशनल बॉडी से ही मान्यता प्राप्त है, तभी हो सकता है कि कोई भी अपना कम्युनिकेशन के लिए अलग वे भी चूज कर सकता है, लेकिन उसको कुछ लोकल वे में यूज होगा। लेकिन जब इंटरनेशनल कम्युनिकेशन करेंगे, ग्लोबली करेंगे, फिर हमको ग्लोबली फॉलो करना होगा जो भी रूल होंगे
प्रोटोकॉल्स होंगे वो फॉलो करना होगा। स्टैंडर्ड्स यहाँ मतलब हो जाए प्रोटोकॉल डिफाइनिंग ऑर्गेनाइजेशन। अब आते हैं द OSI security architecture. Computer data often travel from one computer to another, leaving the safety of its protected physical surrounding. Once the data is out of hand, people with bad intention could modify or forge your data either for amusement or for other benefits. Cryptography can reformat or transform our data, making it safer. हम लोग जो भी डेटा सेंड करते हैं, अगर हम प्रॉपर वे में अगर सेंड नहीं करते, अगर क्रिप्टोग्राफी यूज नहीं करते, इंक्रिप्शन में नहीं सेंड करते हैं, तो वो डेटा को कोई भी ट्रांसमिशन के टाइम में, या हो सकता है सिस्टम में ही हम लोग, कभी हम लोग सिस्टम अपने अपने पास रखते हैं, किसी फ्रेंड को देते हैं, तो क्या चाहते हैं जो मेरा कुछ पर्सनल डेटा है वो एक्सेस ना करे। करते हो कि नहीं करते हो तुम लोग भी? हाँ सर। इसको बोलते हैं, 3 तरह का सिक्योरिटी होता है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, एक और होगा कुछ मैं बताता हूँ। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का कहने का मतलब वो हुआ विद इन सिस्टम डेटा को कैसे सिक्योर करना है ताकि कोई एक्सेस ना करे। तो क्या करते हो, फाइल पे या तो फाइल को जो है पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर देते हो, या फोल्डर को पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर देते हो, तो जिसके पास पासवर्ड है वही सिर्फ एक्सेस करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। सेम वे में तो ये होता क्या है ना, जब अगर डेटा प्रोटेक्टेड नहीं है तो क्या कर सकता है कोई भी जो है एप्स ड्रॉपर जो अनऑथराइज पीपल है, उस डेटा को लेके या तो मॉडिफाई करके, जिसके पास अगर सेंडिंग मोड में, ट्रांसमिशन मोड में है तो उसको मॉडिफाई करके फिर भेजे, या तो उसको अम्यूजमेंट दूसरे पर्पस से, कभी सर्वर साइट हैक हो जाता है उस पर कुछ अलग तरह के लोगो लगा के छोड़ देते हैं चिढ़ाने के लिए, होते हैं कि नहीं होते हैं? इस तरह के इशू होते रहते हैं। तो इस चीज़ को बचाने के लिए, डेटा को सिक्योर करने के लिए क्रिप्टोग्राफी जो है क्या करता है ना, डेटा को रीफॉर्मेट और या ट्रांसफॉर्म कर देते हैं दूसरे फॉर्मेट में ताकि डेटा मेरा सेफ हो। The technology is based on the essential of secret codes augmented by modern mathematics that protect our data in powerful way। कुछ मैथमेटिकली है, जैसे AES पढ़ना है, साइफर पढ़ना है, सिंपल साइफर है, कोडिंग है, हैशिंग है, ये सब जो है यूज करेंगे। क्रिप्टोग्राफी मीन्स डेटा को सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए ट्रांसफॉर्म करेंगे अदर फॉर्म में, अनरीडेबल फॉर्मेट में, या तो सेंडर पढ़ सके या तो रिसीवर पढ़ सके, इन बिटवीन कोई जल्दी उसको पढ़ ना सके, एक्सेस ना करे उस डेटा को। 3 तरह के जो सिक्योरिटी बोल रहे थे, एक कंप्यूटर सिक्योरिटी होता है, एक नेटवर्क सिक्योरिटी होता है, एक इंटरनेट सिक्योरिटी होता है। कंप्यूटर सिक्योरिटी कहने का मतलब है तुम्हारे खुद के सिस्टम में डेटा को प्रोटेक्ट करना। नेटवर्क सिक्योरिटी का कहने का मतलब होता है विद इन ऑर्गेनाइजेशन। कभी देखो लोकल लैन बनाते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन में जितना सिस्टम है एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, पता है नहीं? हम लोग का कॉलेज का ही सिस्टम जितना है लैब में, सभी एक सर्वर से कनेक्टेड है कि नहीं है? हाँ सर। तो सभी को एक सर्वर से कनेक्ट कर रखें तो एक सर्वर से ही एक्सेस सबको कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब जो है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जब डेटा ट्रांसफ़र करेंगे तो उस समय हम लोग को सिक्योरिटी मेंटेन करना है। जब हो सकता है डिफरेंट सिस्टम पे डिफरेंट यूजर बैठा हो, तो सभी को एक्सेस ना हो, तो डेटा जो ट्रांसमिशन हो एक सिस्टम से दूसरे में उसको इंटरसेप्ट ना करे। तीसरा है इंटरनेट सिक्योरिटी। ये जो इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है, विद इन नेटवर्क नहीं, इंटरकनेक्टेड मीन्स ग्लोबली कनेक्टेड नेटवर्क जो है उसमें जब हम डेटा ट्रांसमिशन करते हैं, मीन्स हम खुद का एक मेल किसी दूसरे को भेज रहे हैं, ये क्या है, यहाँ से हमको मेल USA भेजना है, तो ये चीज़ तुम्हारा ग्लोबली कनेक्टेड है। इंटरनेट सिक्योरिटी इसमें चाहिए। इस तरह के डेटा के लिए इंटरनेट 3 तरह के सिक्योरिटी 3 लेवल्स होता है। तो इस तरह का जो है तुम
जब हम लोग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पढ़ते हैं तो ये सब कुछ इसमें आता है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में कंप्यूटर सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी और इंटरनेट सिक्योरिटी। एक एक सब्जेक्ट होता है हम लोग का सिर्फ नेटवर्क सिक्योरिटी, आई थिंक नेक्स्ट सेमेस्टर में मिले है। उसमें सिर्फ जो है हम लोग को नेटवर्क को कैसे सिक्योर करना है विद इन ऑर्गेनाइजेशन, उस पर एम्फेसिस होता है। यहाँ तक किसी को इशू? हेलो, नो सर। सिर्फ सुरेश बोल रहे हो? अदर नहीं सर, ठीक है पार्टिसिपेंट्स? सर। अदर नो पार्टिसिपेंट्स? सर। शुभम भी बोल दिया। अमन नारायण सर अवेलेबल हो? अमन नारायण रिप्लाई? यस सर। ओके। अंजलि? ओके, मैं किसी का भी नाम पूछ सकता हूँ बीच में, इसलिए कि हो सकता है कोई ऑन करके कहीं और कुछ सो रहे हो। हेलो हेलो सर। यस, हेलो सर। ओके, डोंट वरी। अब कुड यू एक्सप्लेन? हेलो, हाँ बोलो। could you explain what is the meaning of cryptograph? If someone asks me, what is फिर से एक काम करो, तुम मैसेज में लिखो तो आवाज तुम्हारी नहीं आ रही है सही से, चैटिंग में लिखो। ओके सर। सर नेटवर्क सिक्योरिटी और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी दोनों सेम है या डिफरेंट है सर? देखो, सबसेट पढ़े हो? यस सर। जब नेटवर्क सिक्योरिटी की बात करें तो नेटवर्क सिक्योरिटी इज सबसेट ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। यस सर। समझिए, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कहने का मतलब वो इंफॉर्मेशन आइदर हो सकता है मेरे सिस्टम में, हो सकता है आइदर ही ग्लोबली हो सकता है, और विद इन नेटवर्क भी हो सकता है। तो अब समझ लो, सबसेट मैं बोल दिया हूँ, नेटवर्क सिक्योरिटी इज अ सबसेट ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। यही क्वेश्चन था या और किसी का दूसरा क्वेश्चन था? यही क्वेश्चन था। ओके। अब जब बात करते हैं वसाई आर्किटेक्चर का, इसमें मेनली जो है हम लोग को टू असेस द इफेक्टिवली द सिक्योरिटी नीड्स of an organization and to evaluate and choose various security products and policy. The manager responsible for security needs some systematic way of defining the requirements of security and characterizing the approach to satisfy those requirements. The OSI security architecture was developed in the context of OSI protocol. OSI प्रोटोकॉल। हाँ बोलो। यहाँ पे OSI वही ना सर, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन? वही वाला? वही है, ठीक है। यहाँ पे जब हम क्रिप्टोग्राफी पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे सभी के बारे में पढ़ना है। यहाँ से जब भी हम क्रिप्टोग्राफी की बात करते हैं तो ग्लोबली की बात करेंगे। जब मेरा डेटा यहाँ से ग्लोबली दूसरे जगह ट्रांसमिशन होगा, तो उसमें तुम्हारा सभी तरह के यहाँ सिक्योरिटी जब बोलेंगे तो 7 लेयर का अलग अलग सिक्योरिटी यहाँ पे क्रिप्टोग्राफी में डिस्कस नहीं करेंगे। जब वहाँ पे है इन कंटेक्स्ट वही है, मेरा आर्किटेक्चर डिफाइन करने का वही है, लेकिन हर एक लेवल पे अलग है। लेकिन यहाँ पे जब बात करेंगे क्रिप्टोग्राफी तो ओवरऑल बात करेंगे, उसके लिए अलग से नहीं है जिस लोकल लेवल पे क्या है, ओवरऑल हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है। तो ये डिपेंड करता है जो किस तरह की सिक्योरिटी या कौन सा पॉलिसी फॉलो करेंगे, डिपेंड करता है डेटा किस तरह के हैं और ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एप्लीकेशन क्या है, इस तरह का डिपेंड करता है। सपोज डेट अगर बैंकिंग का कोई भी डेटा है तो बैंक का, जैसे बैंक खुद का डेटा बहुत सारा डिस्प्ले करता है, तो ग्लोबली डिस्प्ले करता है, कोई भी देख सकता है किस ईयर में एस्टेब्लिश हुआ है, उसका रिटर्न क्या है, हर एक साल का रिटर्न क्या है, ये सब देख सकते हो, उस तरह का डेटा। लेकिन किसी पर्सनल व्यक्ति का, किसी पर्सनल कंज्यूमर का अकाउंट बैलेंस कितना है, हर एक आदमी को डिस्प्ले नहीं कर सकता है, जब तक कि
कुछ ऑथराइजेशन ना मिले किसी को। इस तरह का जो है किस तरह का एप्लीकेशन है उस पर डिपेंड करता है। आजकल हम लोग कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं अकाउंट से तो क्या आता है, मोबाइल में ओटीपी आता है। विदाउट ओटीपी पहले विदाउट ओटीपी भी हम लोग का ट्रांजैक्शन हो जाता था, होता था। कोई पहले किया हो विदाउट ओटीपी ट्रांजैक्शन? ओटीपी कौन से बारे में? तो ओटीपी नहीं सर, अभी रिसेंटली मैंने इधर नहीं किए हैं अभी तक। 2 से 3 साल के अंदर ये आया है। इससे पहले जो है ना विदाउट ओटीपी भी कुछ ट्रांजैक्शन होते थे, कुछ जगह ट्रांजैक्शन ओटीपी के साथ होता था। लेकिन अभी जो है कार्ड से कोई भी पेमेंट करोगे तो मैक्सिमम 100% है वो ओटीपी मांगता है। तो समय के हिसाब से टाइम टू टाइम सिक्योरिटी मैकेनिज्म चेंज होते हैं, अपग्रेड होते हैं। ये और एप्लीकेशन वाइज भी डिपेंड करता है। जैसे इंफॉर्मेशन भी 3 तरह के होते हैं, एक पब्लिक इंफॉर्मेशन, एक प्राइवेट इंफॉर्मेशन, एक प्रोटेक्टेड इंफॉर्मेशन। तीनों का जिस तरह से हम लोग इससे पहले वेरिएबल पढ़े हो ना सी लैंग्वेज में, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, सेम वे में इंफॉर्मेशन होते हैं। तो पब्लिकली कोई भी एक्सेस करके उसको देख सकते हैं। फॉर आर पर्पस द ओके, कोई क्या है? यहाँ पे सर प्रोटेक्टेड कहने का नहीं समझे यार। जैसे कि प्राइवेट तो समझ रहे हैं, उसको आ जाकर के पब्लिक भी समझ रहे हैं, लेकिन प्रोटेक्टेड इसमें इसके अर्थ में क्या? अब मैं बताता हूँ। प्राइवेट का कहने का मतलब है जो इंडिविजुअली एक्सेस कर सकते हैं। यो तुम्हारा ये कॉलेज पर्सनल जीमेल आईडी है, जीमेल आईडी का पासवर्ड क्या है? प्राइवेट है तुम्हारा, पता है जिसका उसको पता है। ठीक है। यस सर। कुछ चीज होता है ऑर्गेनाइजेशन, जैसे बैंक का जो है, बैंक में एम्प्लॉय या कहीं पे शिफ्ट में वर्क होता है, कोई एक शिफ्ट में काम किया, सेम डेटा जो है दूसरे शिफ्ट में दूसरे को जरूरत है, तो क्या सबको सेम डेटा जो है दूसरे एम्प्लॉय को भी विजिबल है, लेकिन पब्लिक को नहीं विजिबल है। लेकिन जो विद इन ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय है वो एक्सेस कर सकता है। इसको बोलते हैं प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड में होता है क्या ना, कौन एक डेटाबेस में एक से ज्यादा तुम्हारा डेटा एंट्री ऑपरेटर होते हैं कि नहीं होते हैं? अगर कोई भी चेंज करेंगे तो ओवरऑल डेटाबेस में वो इफेक्ट करेंगे। डेटा एंट्री ऑपरेटर जो भी स्टोर का है, जितना डेटा इंसर्ट करेंगे वो रिफ्लेक्ट होंगे। लेकिन किसके आईडी से हुआ वो चीज स्टोर होता है, जो किसके आईडी से हुआ है, लेकिन ओवरऑल डेटा तो रिफ्लेक्ट होगा। एक बात बताओ, डेटा ऑपरेटर को क्रिएट करना, ये क्या डेटा ऑपरेटर खुद से कर सकता है? जब मैं डेटा ऑपरेटर हूँ दूसरे को भी डेटा ऑपरेटर बना दूं? नहीं होता है। ये काम कौन कर सकता है? ओनली एडमिनिस्ट्रेटर। डेटा डीबीए जो होता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, वो सिर्फ प्रोवाइड करता है जो डेटा का मतलब कौन ऑपरेटर होंगे, किस तरह के डेटा हैंडल करेंगे, किस तरह के राइट्स होंगे, इस तरह के। एक होता है पब्लिकली। पब्लिकली करने का मतलब कोई भी डेटा देख सकते हैं। जैसे अपना कॉलेज किस ईयर में एस्टेब्लिश हुआ, कॉलेज के साइट पे दिया हुआ है ना, कोई भी एक्सेस कर सकता है, एबीसीडी कोई भी एक्सेस कर सकता है। अब समझ में आया 3 तरह के डेटा? शुभम? यस सर। यस सर। ओके। For our purpose, the OSI security architecture provides a useful, if abstract, overview of many of the concepts. The OSI security architecture focus on security, attacks, mechanism and services. यहाँ जो OSI सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की बात करते हैं, तो यहाँ पे 3 चीज पे ही मेनली हम लोग का फोकस करना है। अटैक्स कितने तरह के होंगे, कि किस तरह के अटैक्स हो सकते हैं, मैकेनिज्म, उसका क्या मैकेनिज्म होगा, और सर्विसेज मतलब उसको डिफेंड करने का क्या होगा, या किस तरह से अटैक करेंगे, इस अटैक करने का भी सर्विस होगा। तो ये सब चीज डिफाइन करेंगे इस अभी के फर्स्ट यूनिट जो है मॉड्यूल है, इसमें यही सब डिस्कस करेंगे। मैथमेटिकली अभी कुछ नहीं करेंगे, या साइफर टेक्स्ट कैसे करते हैं। 2 चीज, एक 2 वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, आई होप तुम लोग, हमको नहीं बताना पड़ेगा ये दोनों वर्ड, दोनों का मीनिंग अलग होता है, थ्रेट और अटैक।
थ्रेट्स और अटैक्स दोनों अलग अलग वर्ड है। अटैक कभी देखे हो सामने से जब छीन के भाग जाना, किसी कोई हाथ में रोड के किनारे जा रहे हो और मोबाइल से बात करते जा रहे हो, कोई बाइक आया तुम्हारे हाथ से मोबाइल छीन के चला गया, थ्रेट हो गया। नहीं, ये हुआ अटैक। सामने तुम देख रहे हो, तुम्हारे पे अटैक हुआ है, इसको अटैक बोलते हैं। थ्रेट होता है क्या ना, इनडायरेक्टली तुमको इफेक्ट करेगा। तुम्हारे पर्स में पैसा है, तुम घर में रूम में रखे हो, कोई चोरी कर लिया, इफेक्ट ये कर रहा है, मतलब एक तरह से चोरी करना। तो वो चोरी करके तो चला गया, लेकिन तुमको बाद में पता चला वो इफेक्ट कर रहा है तुमको, लेकिन तुम उसको देख नहीं पाए, तो वो थ्रेट कहलाता है, थ्रेटनिंग। तो ये यही दोनों का डेफिनेशन है। अगर यहाँ देखा तो ए पोटेंशियल फॉर वायलेशन ऑफ सिक्योरिटी which exist when there is a circumstance, capability, action or events that could breach security and cause harm. That is, a threat is a possible danger that might exploit or vulnerability. तुम्हारे सिस्टम में कोई अनऑथराइज पर्सन एक्सेस करके कुछ बग डाल दिए, ठीक है, तो वो चीज जो है तुम बाद में देखा, लेकिन तुम्हारे सिस्टम को हार्म कर रहा है। अटैक हो गया जो तुम सामने में देख रहे हो, जो मेरे सिस्टम में अटैक, जैसे कि कोई फिशिंग पेज, जानते हो ना फिशिंग पेज, फिशिंग पेज के बारे में पता है किसी को? साइबर सिक्योरिटी हाँ, तो उसमें बताया जाता है, या और किसी भी तरह के सामने में तुमको दिख रहा है जो मेरे पे अटैक हो रहा है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते, या कर भी सकते हैं, रोक सकते हैं। An assault on system security that derives from an intelligent threat, that is an intelligent act, that is a deliberate attempt. इस तरह का जो है दोनों का मीनिंग अलग है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन है दोनों में डिफरेंस। हम लोग का सिक्योरिटी गोल्स जो है 3 तरह के गोल्स है, और भी है, लेकिन मेनली जब भी बोला जाता है तो CIA, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी, तीनों का मीनिंग हम तुमको अभी बता चुके हैं, कुछ देर पहले बताए ना। कॉन्फिडेंशियल चीज है, मीन्स सभी कोई एक्सेस नहीं कर सकते, जिसके पास ऑथराइज पीपल या ट्रस्टेड पीपल को ही एक्सेस दे सकते हैं। इंटीग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है ओनली फॉर एक्सेस, नॉट फॉर चेंज या मॉडिफिकेशन, कुछ नहीं। इंटीग्रिटी मीन्स चेंजिंग लॉ। ये सभी टर्म तुम आई होप डेटाबेस मैनेजमेंट में भी पढ़े हो। इंटीग्रिटी का मतलब होता है कोई भी चीज एक जगह चेंज हो रहा है तो जो बाकी यूजर है जिसके पास ऑथराइज है उसको भी रिफ्लेक्ट करे सेम चीज सेम टाइम पे, यही है ना। हाँ सर इंटीग्रिटी मींस तो होता है ना कि एक लॉ कि मतलब उसी के अंदर वो काम करेगा, अंदर काम करे। इंटीग्रिटी का कहने का मतलब होता है डेटाबेस में अगर कोई एक यूजर चेंज कर रहा है, उसके पास अगर परमिशन है चेंज करने का, वो चेंज करे तो बाकी को भी रिफ्लेक्ट करे वो चेंज किया हुआ डेटा। ऐसा ना हो जो सिर्फ जो चेंज किया सिर्फ उसको दिखे जो चेंज इधर डेटा हो गया, लेकिन बाकी जो एंड यूजर है, दूसरा कोई ट्रस्टेड यूजर है, उसको शो ही ना करे। मेरा कहने का मतलब समझे? यस सर। नो सर, यही चीज है। थर्ड इंफॉर्मेशन है तुम्हारा अवेलेबिलिटी, इंफॉर्मेशन जब जरूरत है तब अवेलेबल हो। फ्लिपकार्ट में हम लोग जो है मोबाइल खरीदने जाते हैं, कभी कभी आउट ऑफ स्टॉक होता है, इसका मतलब उसका अवेलेबिलिटी नहीं है, जब हमें ज़रूरत है उस समय अवेलेबल नहीं है। तो अवेलेबिलिटी इंश्योर करना चाहिए अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ द ऑथराइज्ड पीपल। ये तीन ही, इसके अलावा भी है, नॉन रिप्यूडिएशन है, और भी चीज़ है। तो क्रिप्टोग्राफी में जब अटैक, और सब जगह बहुत जगह अलग अलग तरीके से अटैक्स के बारे में बताया गया होगा,
लेकिन अटैक्स को मैं बेसिक तरीके से इसको डिवाइड करता हूँ। जो क्रिप्टोग्राफिक जो भी अटैक्स है, सबको जितना भी तरह के अटैक्स है उसको हम लोग क्रिप्टोग्राफिक अटैक बोलेंगे। मीन्स डिजिटल अटैक, नॉट फिजिकल अटैक, समझा? तो डिजिटल अटैक में जितना भी है उसको क्रिप्टोग्राफिक अटैक करेंगे। ये दो तरह से हो गया। एक क्रिप्टो एनालिटिक अटैक, इसमें ये पता करते हैं जो कोई भी डेटा मेरा साइफर टेक्स्ट में है, जो कि बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट मॉड्यूल में। जो भी सिफर टेक्स्ट है किस मैकेनिज्म के तहत वो सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया गया है, इनक्रिप्शन किया गया है, उसका की क्या है, पैटर्न क्या है, ये फाइंड करना होता है क्रिप्टो एनालिटिक अटैक। दूसरा होता है नॉन क्रिप्टोलैटिक अटैक, जिसको सीधा सिक्योरिटी अटैक कहते हैं। तो अभी जितना भी बात करेंगे इस मॉड्यूल में अटैक के बारे में, सभी सिक्योरिटी अटैक्स है। इसमें कोई मैथमेटिकल टर्म नहीं आएंगे, ओनली थियोरिटिकल। तो कुछ जो होता है, अब जब सिक्योरिटी अटैक की भी होता है तो उसमें 3 तरह के अटैक होते हैं। पहला जो है तुम्हारा थ्रेट टू कॉन्फिडेंशियलिटी, ये जो है 2 तरह के होते हैं, स्नूपिंग और ट्रैफिक एनालिसिस। और दूसरा है थ्रेट टू इंटीग्रिटी। थर्ड है जो तुम्हारा थ्रेट टू अवेलेबिलिटी। ये 3 तरह के अटैक्स है, सिक्योरिटी अटैक्स, उसी को बोलते हैं नॉन क्रिप्टोलैटिक अटैक्स। तो आवर 3 goals of security, confidentiality, integrity and availability can be threatened by the security attacks। ये 3 गोल्स जो है इसी को हम लोग सिक्योरिटी अटैक से हैम्पर कर सकते हैं। तो पहला जो है स्नूपिंग जो होता है, स्नूपिंग का मीनिंग होता है इंटरसेप्शन या अनऑथराइज एक्सेस। जो भी डेटा हम सेंड कर रहे हैं, सपोज डेट हम लोग मोबाइल में मैसेज भेजते हैं, मोबाइल से अपना मैसेज भेज रहे हैं दूसरे को, जब फर्स्ट टाइम आया होगा तो उस समय तो जरूरी नहीं है जो मैसेज जो है, सपोज डेट मोबाइल का मैसेज आजकल जो है तुम्हारा इनक्रिप्शन फॉर्म में आता है। तो पहले आजकल भी हम लोग लेटर जो सेंड करते हैं कि नहीं करते हैं, पोस्ट ऑफिस, बाय पोस्ट ऑफिस। यस सर। उसमें जो भी लेटर होता है उसको सिर्फ इन्वेलप में हम लोग डाल देते हैं, ठीक है। यस तो सर। ये क्या कर सकता है, स्नूपिंग का मतलब होता है अनऑथराइज एक्सेस। रास्ते में कोई जो है ना उसका सील ब्रेक करके उसका सब इंफॉर्मेशन पढ़ लिया, फिर तुम्हारा भेज दिया। तुमको पता भी नहीं चलेगा जो वो चीज़ है, डेटा कोई इसको एक्सेस कर लिया है, पढ़ लिया, तुम्हारा एग्जैक्ट सीक्रेट इन्फॉर्मेशन क्या था या लेटर में क्या था वो पढ़ लिया, वो चला गया। इसको बोलते हैं अनऑथराइज, या इसको इसी को बोलते हैं स्नूपिंग। मीन्स वो तुम्हारा जो है ना डेटा जो है इनक्रिप्टेड फॉर्म में नहीं था या तो उसको बोलते हैं स्नूपिंग। दूसरा है ट्रैफिक एनालिसिस। स्नूपिंग से बचने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, डेटा को इनक्रिप्टेड कर देंगे। डेटा को इनक्रिप्शन कर देंगे तो सपोज डेट इन बिटवीन जो है कोई उसको एक्सेस नहीं कर सकता। इंटरसेप्ट कर भी लिया डेटा तो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होगा तो उसको वो पता नहीं चलेगा मैसेज क्या है, लेकिन मैसेज नहीं पता चलेगा, लेकिन ट्रैफिक एनालिसिस से तो पता कर सकते हैं किस तरह का डेटा गया होगा। बार बार अगर सेम पैटर्न का डेटा है तो क्या चीज़ है वो पता कर सकते हो कोई। अगर सपोज डेट इंडिया जो है अभी राफेल का डील किया था फ्रांस से, हाँ सर। यस सर, किया है। अगर ये मेल कम्युनिकेशन जो भी है डेटा मेल कम्युनिकेशन करेंगे तो इंक्रिप्शन फॉर्मेट में ही करेंगे। आवाज नहीं आ रहा। हेलो, बाकी को बताओ, बाकी को आवाज आ रही कि नहीं आ रही है? आवाज कट जा रहा है, पता नहीं क्यों। और किसी को सुना ही नहीं दे रहा सर। और किसी को? नो सर, फ्रीक्वेंटली आ रहा है। आप क्लियर कर दे सर, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया? तो किसी के इंड से होगा, इंडिविजुअल नेटवर्क इशू भी होता है साउंड के लिए। अगर सभी को इशू है तो फिर मेरे तरफ से इशू है।
नहीं सर, सभी तो नहीं। ओके, तो अब जो है बार बार जो इंडिया गवर्नमेंट मान के चलो से रक्षा मंत्रालय जो है डिफेंस मिनिस्टर जो है बार बार डिफेंस मिनिस्ट्री से जो भी है राफेल का जो जहाँ से सौदा हुआ था उसकी कंपनी जो है उसको बार बार मैसेज जाएगा, मेल जाएगा, कोई भी कम्युनिकेशन होगा, तो ट्रैफिक एनालिसिस से तो पता चल सकता है ना किस तरह का कम्युनिकेशन हो रहा है। यहाँ इंडिया में जो है स्टार्टिंग जो है कहाँ से डेटा कहाँ से मैसेज सेंड किया जा रहा है और किसके पास जा रहा है, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं पता चलेगा, लेकिन इंटरसेप्टर जो है बीच में ट्रैफिक एनालिसिस करके तो पता कर सकता है। जो यहाँ इंडिया से डिफेंस मिनिस्ट्री से मैसेज जा रही है और वहाँ राफेल के पास जा रहा है, तो ऑब्वियस है किसी न किसी रक्षा सौदा पे बात कर रहा होगा, किसी न किसी एरोप्लेन की बात कर रही होगी। इस तरह से ट्रैफिक है, एक बार सिर्फ मैसेज जाएगा तो हो सकता है एक बार में नहीं पता चले, अगर बार बार कम्युनिकेशन हो रहा है तो क्या चीज़ हो सकता है, ट्रैफिक एनालिसिस करके भी कम से कम कुछ तो इन्फॉर्मेशन पता कर ही सकता है। यहाँ से यहाँ कम्युनिकेशन हो रहा है तो क्या चीज़ बात हो सकती है। मैं ही जैसे बार बार अगर किसी स्टूडेंट से बात करूँ या स्टूडेंट बार बार मुझे फ़ोन करे तो दूसरा कोई यही पता कर सकता है, जो हो सकता है कोई चीज़ पढ़ाई लिखाई की बात कर रहा होगा। अगर और मैं किसी जगह बार बार बात करूँ, मैं सपोज डेट मैं किसी कंपनी में बात करूँ बार बार, तो मेरा हो सकता है जॉब के रिगार्डिंग बात कर रहे होंगे, तो इस तरह का तो ट्रैफिक एनालिसिस कर सकते हैं। फोन ट्रैपिंग का नाम सुना होगा? हेलो, हाँ सर। हाँ फोन सर। ट्रैपिंग क्या करता है? स्नूपिंग एक तरह से फोन ट्रैपिंग है, समझा। एग्जाम्पल में अगर बात करोगे तो स्नूपिंग जो है एक तुम्हारा फोन ट्रैपिंग है। फोन ट्रैपिंग क्या करता है, बीच में ही तुम्हारा कनेक्शन के साथ एक और वायर जो है कनेक्ट करके जो जहाँ पे एक्सचेंज है वहीं से तुम्हारा सभी बात वो रिकॉर्ड कर सकता है, सुन सकता है, तुम क्या बात कर रहे हो किससे, उसको रिकॉर्ड सुन सकता है। तो ये जो है स्नूपिंग है। ट्रैफिक एनालिसिस जो है तुम्हारा डेटा कहाँ से कहाँ जा रहा है, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन अगर इंक्रिप्शन फॉर्मेट में है तो कहाँ से कहाँ जा रहा है ये चीज़ पता कर सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत ट्रैफिक एनालिसिस तक? नो सर। ट्रैफिक एनालिसिस का मतलब क्या, रिकॉर्ड रखता है सारा चीज का? रिकॉर्ड बार बार अगर सेम कम्युनिकेशन कहाँ से मैसेज रिलीज हो रही है, कहाँ सेंडर कौन है, रिसीवर कौन है, बार बार अगर जी। पता चले, बार बार कम्युनिकेशन हो, तो कुछ तो हिडन इन्फॉर्मेशन तो गेन कर ही सकते हैं कि इस तरह का कम्युनिकेशन हो रहा होगा। अगर डिफेंस मिनिस्ट्री से दूसरे कंट्री से बात हो रही है तो ऑब्वियस है रक्षा सौदा की बात होगी, डील होगी, या तो इंडिया बेचेंगे कुछ या तो दूसरे से खरीदेंगे। इंडिया इजराइल से बात करे बार बार हाँ। तो कुछ ना कुछ डील ही होगा। इस तरह से हाँ। इंटरसेप्ट ट्रैफिक एनालिसिस से पता करते हैं। एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं हो सकता, लेकिन वैग इन्फॉर्मेशन पता कर सकते हैं जो क्या हो सकता है, उम्मीद कर सकते हैं उसको। एक होता है इंटरप्शन, जो सेंडर होता है और जो रिसीवर होता है। सेंडर रिसीवर के पास कोई मैसेज सेंड कर रहा है, तो इंटरप्शन का मतलब होता है रिसीवर के पास मैसेज ही ना पहुंचे। इंटरप्ट करना समझ रहे हो ना? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या माइक्रो प्रोसेसर में पढ़े हो ना इंटरप्शन, पढ़े हो? हाँ सर। इंटरप्शन का मतलब होता है हाँ सर। कंप्लीटली जो रनिंग प्रोसेस है उसको बंद कर देना। तो यहाँ पे इंटरप्शन का मतलब वो जो सेंडर अपना मैसेज भेज रहा था रिसीवर को, वो बीच में ही हैकर या हैश ड्रॉप जो भी अटैकर है, थर्ड पार्टी जो है अनऑथराइज पर्सन, उसको तुम्हारा मैसेज को ही कैप्चर कर लिया, तुम्हारे पास आने ही नहीं दिया। सेंडर को तो लग रहा है जो हम डेटा भेज दिए हैं, लेकिन रिसीवर के पास पहुंचा नहीं है। तो ये इस तरह के डेटा, इस तरह के अटैक को इंटरप्शन बोलते हैं। दूसरा होता है इंटरसेप्शन। इंटरसेप्शन में जो होता है ना, ये चीज जो है सेंडर से रिसीवर के पास डेटा पहुंच रहा है, लेकिन बीच में थर्ड पार्टी भी तुम्हारा डेटा एक्सेस कर रहा है। इसका बेनिफिट वो अपने यूज के लिए कर सकता है, तुमको तो कुछ हानि नहीं हो रहा है, दिखने में नहीं हानि हो रहा है। सपोज डेट तुम जो है आजकल फोन बैंकिंग भी होता है ना,
फ़ोन कर दिए जब मेरा ट्रांजैक्शन कर देने के लिए किसी दूसरे अकाउंट में, उससे भी होता है आजकल। हाँ। तुम बैंक को फ़ोन किए, जब मैं ए अकाउंट से मेरा अकाउंट ए है और बी अकाउंट में मुझे ट्रांसफ़र करना है इतना पैसा, ठीक है। ये पैसा ये कुछ मनी ट्रांसफ़र करना है, तो ये मैसेज क्या कर लिया, बीच में वो इंटरसेप्ट कर लिया। वो अपने बेनिफिट पर्पज से क्या करेंगे ना, बाद में उसका हो सकता है सेम मैसेज बाद में वो तुम्हारे बदले जाए। इस समय वो इंटरसेप्ट कर लिया, कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन बाद में सेम मैसेज को तुम्हारा रिप्लाई कर देंगे दूसरे बैंक को, जो मेरा यही अकाउंट है, आप कल दूसरे अमाउंट में बोल देंगे इतना सेंड करना है। इस तरह का जो है तुम्हारा एग्जाम्पल है इंटरसेप्शन का। बीच में डेटा को चेक कर लेना, जा तो रहा है, जैसे टेलीफोन स्नूपिंग बोले, वो भी इंटरसेप्शन है। थर्ड है मॉडिफिकेशन, जो सेंडर अपना मैसेज भेज रहा है वो जो है रिसीवर के पास भेज रहा है, लेकिन बीच में क्या करेगा ना अटैकर या जो हैकर होंगे, वो मैसेज को गेन कर लेंगे अपने पास, वो इंटरप्ट करके वो अपने पास मैसेज रख लेंगे, उसमें कुछ मॉडिफाई करके वो जो है तुम्हारा यूजर को, जो भी रिसीवर है उसके पास सेंड करेंगे। आजकल का एक कॉल आता होगा या कुछ वीडियो भी कहीं पे शेयर करते हैं, कोई कोई स्टेटस में लगाता है, जो बैंक से बार बार बैंक के बिहाफ में कोई फ़ोन करता है, जो आपका जो है ना KYC नहीं हुआ है, आप आधार नंबर भेजिए, हम OTP जाएगा, फिर आप जो है उसको भेजिएगा तो आपका KYC हो जाएगा, यही बोलता है ना। हेलो, हाँ सर। इसमें होता है हाँ क्या ना, सर। आजकल जो अकाउंट जो है हम लोग का आधार से कनेक्टेड होता है, जैसे ही तुम्हारे आधार कार्ड के नंबर जो असाइंड नंबर है उस पर OTP आता है, तुम जैसे ही भेजोगे वो चीज़ जो है तुम्हारे अकाउंट से ट्रांजैक्शन कर मनी ट्रांजैक्शन कर सकता है। तो इस तरह का क्या हुआ, बैंक कभी एक बार फ़ोन किया होगा वो डेटा को, या बैंक फ़ोन करना चाह रहा है KYC के, लेकिन वो जो है तुम्हारे पास मैसेज नहीं आके बीच वाले जो है हैकर जो है तुम्हारा डेटा को मॉडिफाई करके तुमको डायरेक्ट पूछ लिया। बैंक किसी और पर्पज से भी हो सकता है फ़ोन कर रहा हो, लेकिन उसको मॉडिफाई करके, या मैसेज कर रहा हो, मेल कर रहा हो, वो तुमको मॉडिफाई करके तुम्हारे पास अलग वे में भेजा, तुम जब उसको रिप्लाई करोगे फिर वो अपने पास रिसीव करके मॉडिफाई करके बैंक को रिप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से भी अटैक होते हैं। थर्ड है फैब्रिकेशन। An unauthorized party insert counterfeit objects into the system. This is an attack on authenticity, e.g. insertion of spurious message in the network or addition of records to a file. साइबर सिक्योरिटी का कोई DST पटना का साइबर सिक्योरिटी का कोई वेबिनार अटेंड किया था इसमें से? यस सर, किए थे। एक होता है तुम्हारा मैसेज हाइडिंग बिहाइंड द इमेज, बताया उसमें बताया था कि नहीं बताया था ध्यान नहीं है, लेकिन साइबर सिक्योरिटी में बताया जाता है, जो करके भी दिखाएगा। जो मैसेज होता है ना उसको तुम नोटपैड में ओपन कर लो और उस नोटपैड में जाके बीच में कुछ इन्फॉर्मेशन तुम अपना डाल के सेव कर दो सेम इमेज को, और वो इमेज किसी को सेंड कर दो, या कुछ कोड उसमें लिख दोगे। होगा क्या ना, जैसे तुम रिसीवर उस इमेज को रिसीव करेंगे, क्लिक करेंगे, कुछ अलग ही इशू शुरू हो जाएगा। या ट्रोजन हॉर्स होता है, किसी दूसरे फाइल के साथ अटैच करके वो तुम्हारे फाइल को, जो इनक्रिप्टेड फाइल है उसको कुछ भी नहीं कर पाएगा, लेकिन उसमें और कुछ ऐड कर सकता है। इसको बोलते हैं फैब्रिकेशन। एक होता है मास्करेडिंग। ये सेम चीज है, तुम्हारा जो है स्पूफिंग है, सेम है, सिर्फ वर्ड का चेंज है। रिप्लेइंग जो है, जो अभी बताए थे, जो इंटरसेप्शन करके वर्ड सिर्फ है, एक तरह से अटैक है ये भी। ये जो है ना मैसेज को एक बार सेंडर जो है रिसीवर को भेजा, वो मैसेज को रिसीव अटैकर या जो हैकर है
वो अपने पास परसीव कर लिया, और बाद में सेम मैसेज जो है, अभी के लिए कुछ और था, तुम्हारे बैंक में कुछ और बातचीत हुआ, लेकिन सेम मैसेज कुछ दिन के बाद वो अपने बेनिफिट के लिए वैसा कर सके। कभी कभी एक मेल आता होगा जो यू आर विनिंग द 1000 करोड़ पॉन्ड्स, लंदन का मेल आता है, मुझे भी आया था एक बार। बहुत आता है सर। यस सर, यस सर। हाँ, तो ये कभी तुम खुद का बैंक से कभी रियल में कभी प्राइज जीते हो, तुम्हारे पास मैसेज आता है कोई, सपोज डेट कूपन, जैसे हम लोग गूगल पे से करते हैं तो कूपन मिलता है ना हम लोग को, इस तरह का मैसेज एक हाँ बार आया। सर। लेकिन इस तरह का मैसेज सपोज डेट कोई अटैकर देखा, उस तरह का मैसेज कभी बाद में तुमको वो कर दिया। अब उस पे जो है लिंक है कुछ, उस पे क्लिक करोगे तुम्हारे मोबाइल में इंसर्ट कर जाएगा, वो आदमी एक्सेस कर सकता है। हाँ, एक टर्म है रेपुडिएशन। Repudiation, this type of attack is different from other because it is performed by one of the two parties, either sender or receiver. इसमें होता है क्या है ना, the sender of the message might later deny that she इसलिए यहाँ टर्म यूज कर रहे हैं, जब हम लोग क्रिप्टोग्राफी में सेंडर और रिसीवर की बात करते हैं तो सेंडर साइड एलाइस नेम यूज करते हैं, रिसीवर साइड बॉब यूज करते हैं। तो एलाइस जो है सी मतलब फीमेल है और बॉब जो है मेल है, तो दोनों के लिए ही और सी यूज करेंगे, ठीक है। द सेंडर ऑफ द मैसेज माइट लेटर डिनाई दैट सी हैज नॉट सेंट एनी मैसेज। द रिसीवर, हो सकता है रिसीवर भी ये चीज़ डिनाई कर सकता है, मैं कोई मैसेज ही रिसीव ना करूँ, लेकिन इनिशियली दोनों को पता चल जाता है जो मैसेज सेंड हो गया है, लेकिन बाद में वो डिनाई कर देंगे जो रिसीव होगा। हम लोग ही व्हाट्सएप में मैसेज यूज करते हैं, क्या होता है कोई रिसीव करता है तो ब्लू टिक हो जाता है ना। हेलो, यस सर, हो जाता है। सपोज डेट वो हाँ अपने सर, हो जाता है। सपोज डेट उसके पास नहीं भी आता है, ऐसा इंसिडेंट मेरे साथ हो चुका है व्हाट्सएप के साथ, जब हम अपने साथ के ही फैकल्टी को मैसेज भेजे थे कोई, लेकिन वो बोला मेरे पास नहीं आया है, फिर वही मैसेज कुछ देर बाद भेजे तो वो बाद में गया था, पहले वाला मैसेज बाद में आया था। तो मुझे तो ये लगा था मेरे पास ब्लू टिक शो कर दिया था जो मैसेज को रीड कर चुका है, लेकिन उसके पास नहीं पहुंचा था। इस तरह का इशू भी हो सकता है, रेपुडिएशन। अगर इसका एग्जांपल देखोगे तो बैंक जो है तुमको कॉल करे, जो कोई ट्रांजैक्शन या केवाईसी के लिए तुमको कॉल किया है, तुम जब बाद में पता करने गए बैंक में तो बैंक बोला है जो तुमको रिफ्यूज कर दिया, जब हम किए ही नहीं है। इस तरह की बात होते हैं। या तुम बोलते हो केवाईसी कर दिया, बैंक बोलता है नहीं किया है, या बैंक बोल दिया कर दिए हैं तुम, इस तरह का हो सकता है जो सेंडर या रिसीवर कोई एक जो रिफ्यूज कर जाए, डिनाई कर दे जो ये काम नहीं किया है। एक होता है डेनाइल ऑफ सर्विस, ये मेनली होता है क्या ना, जो बताए थे अवेलेबिलिटी को मेन अफेक्ट करने के लिए डेनाइल ऑफ सर्विस ही यूज होता है। इसमें होता है क्या है ना, या तो सर्वर को किसी भी तरीके से जो है ना स्लो कर देना, कॉमन तरह का अटैक है। ऐसा होगा जो इट मे स्लो डाउन द टोटली डाउन और टोटली इंटरप्ट द सर्विस ऑफ सिस्टम। अटैक होगा क्या ना, तुमको जैसे कि अटैकर इतना सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजेंगे, इतना सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजेंगे कि सर्वर क्रैश हो सके। या तो हो सकता है जो इतना हैवी लोड, हम लोग कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं सर्वर पे जब हम ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, बैंक सर्वर पे सपोज ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, हमको क्या लगेगा मेरा ट्रांजैक्शन तो होगा, लेकिन वो जो है तुम्हारा डिले हो जाएगा। सेम टाइम पे कोई हैकर जो है इतना रिस्पांस भेजेंगे जो तुम्हारे मैसेज का जो है रिक्वेस्ट का रिप्लाई सर्वर करे ही नहीं और सर्वर क्रैश कर जाए, तो तुमको क्या लगेगा सर्वर स्लो हो गया है तो इसलिए रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। और दूसरा भी तरीका हो सकता है, गूगल का सर्वर जो है तुम देखना कुछ सेकंड डिफाइंड है उसका, अगर उतना सेकंड से लेट होता है तो समझो सर्वर
उसका सही सर्वर नहीं है। विद इन सेकेंड, क्या फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में वो रिस्पॉन्स करते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। आई होप, लगता है टाइम हो गया है क्या? अब छुट्टी सर कर दीजिए। ओके, अगले दिन बताएंगे लंच का टाइम हो गया है। एक्टिव अटैक और पैसिव अटैक। और सेम सेम जो पीपीटी है, एक्टिव अटैक और पैसिव अटैक जो है, ये कंप्लीट होने के बाद पीपीटी में और कुछ मॉडिफिकेशन करना है, वो करके तुम लोग को गूगल क्लास पे भी अपलोड हो जाएगा। और हो सके तो वीडियो अपलोड करेंगे तो बहुत ज़्यादा ड्राइव का स्पेस खाएगा, तो हो सकता है तो मैं यूट्यूब पे डाल के लिंक शेयर कर दूँ। ये यूट्यूब चैनल यस बना सर। के उस पर लिंक शेयर कर दूंगा तुम लोग को, तो कभी भी एक्सेस कर सकते हो यही वीडियो। हाँ सर, बिल्कुल सही रहेगा। ओके, तो वी विल स्टॉप हेयर। बिल्कुल, थैंक यू सर। अटेंडेंस सर कैसे बनेगा आज का? अटेंडेंस कैसे मेरे बनेगा पास सर आज का? रिकॉर्डिंग है ना। ओ सर जो कुछ बोले ही नहीं है उसका रिकॉर्डिंग कैसे होगा? ओके, तुम लोग सही क्लास बोला लीव कर सर। सकते हो। ठीक है सर, थैंक यू सर।